हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आई होप कि आप लोग घर पे बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो में हम लोग वर्कशीट नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। 24/7/2021 का ये वर्कशीट होने वाला है। और आज का जो सब टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री पार्ट 3। बिकॉज हम पार्ट 2 पार्ट 1 हम लोग पहले पढ़ रखे हैं हिस्ट्री के बारे में। आज पार्ट 3 हमें पढ़ना है। यहाँ पे देखो, पहले समझाया गया है, उसे हम टॉपिक्स को थोड़ा समझाएंगे शॉर्ट में। उसके बाद आज का जो वर्कशीट का क्वेश्चन है उसे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो डियर चिल्ड्रन, द रीजन ऑफ द ऑल द इवेंट्स दैट हैपनिंग इन आवर फैमिली नेबरहुड इवन इन द होल वर्ल्ड टुडे वेयर इन द पास्ट और हिस्ट्री ड्यू टू दिस इवेंट्स। देखो, ये बोला कि बच्चों, जो भी घटना आज हो रहा है, कोई भी घटना हो रही है हमारे फैमिली में, हमारे पड़ोस में या पूरे वर्ल्ड में, ये कहीं ना कहीं किससे लिंक है? पास्ट से लिंक है। और इसी के कारण ये जो है हमारा फ्यूचर, इससे हमें क्रिएटेड और से फ्यूचर भी आने वाला हमारे इससे बन सकता है। ये बोला कि कोई भी घटना हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पास्ट से उससे लिंक है। और नहीं तो यही चीज़ हमारा पास्ट का जो भी चीज़ है उससे हमारा फ्यूचर का भविष्य दिखेगा, फ्यूचर हमारा कैसा हो सकता है। द काउज ऑफ द प्रेजेंट इज हिडन इन द हिस्ट्री इटसेल्फ। जो आज प्रेजेंट का जो भी कारण है, वर्तमान का, वो कहीं ना कहीं किस में छिपा हुआ? पास्ट में, हिस्ट्री में छिपा हुआ। विच विल कम ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यूचर। और यही जो कम आएगा किसके आधार पे आएगा? फ्यूचर के बेस पे आएगा। एनी इवेंट दैट हैपन एट एनी टाइम द रिजल्ट काउज सम इवेंट टू अदर। कोई भी घटना जो हो रहा है, घट रहा है इस समय, वो कहीं ना कहीं लिंक होता है किसी दूसरे घटना के साथ ही लिंक होता है। ठीक है, दैट इज वाई, इसीलिए हिस्ट्री इज नॉट ओनली मीन्स ऑफ नोइंग द पास्ट। इसलिए कहा जाता है कि जो इतिहास है सिर्फ पीछे अतीत जानने का नहीं है, बट ऑल्सो मीन्स द शेप ऑफ द फ्यूचर। लेकिन ये हमारा भविष्य कैसा हो सकता है, हम इसको भी सुधार सकते हैं, बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो यहाँ तक आपको ये जो पैराग्राफ था बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, हिस्ट्री के बारे में बताया क्या है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इंडिया, ब्रिटिश जो अंग्रेज हैं वो भारत कैसे आए, कैसे अपना इस्टेब्लिश कर लिया, अपने पावर जो किस तरह से इस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है, European traders came to India in the 17th century and gradually took the advantage of political instability prevailing in India, gain political influence। यानी कि जो अंग्रेज था, जो अंग्रेज व्यापारी हैं, वो 17वीं शताब्दी में भारत आते हैं और एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यानी कि जो राजनीतिक में अस्थिरता के कारण इसी का वो फ़ायदा उठाते हैं और धीरे धीरे अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे, अपना राजनीतिक दबदबा बढ़ा रहे थे। इसका ये होता है, दिस कंसाइड विद द डिसइंटीग्रेशन इन द मुगल एम्पायर पेविंग द वे ऑफ द रीजनल पावर सच एज मराठा, सिख, जाट, नवाब, बंगाल, अवध एंड रूवेल्स। इस तरह से वो पहले तो वो मुगल एम्पायर जो था नवाब का, उसको हराते, बाद में धीरे धीरे और सभी पे वो विजय पा रहते हैं, मराठा, सिख, जाट, नवाब, बंगाल, ये सभी पे। दोज फॉरेनर who had come to the trade and business grabbing the opportunity they become master। यानी कि जो विदेशी यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे, अपना बिजनेस करने के लिए आए थे, वही मौका देख के क्या बन गए? मास्टर बन गए, मतलब वही गुरु बन गए, वही हमारा वो बन गए। ठीक है, जो ब्रिटिश इमर्ज द विक्टोरियस इन द रेस फॉर सुप्रीमेसी एंड कंट्रोलिंग मोस्ट इंडिया लेस देन 200 ईयर। और ये आने वाले पिछले 2 साल में ये लगभग सारे भारत के हर एक राज्य पे ये कब्जा कर लिया, पूरे तरह से इंडिया को एक कर दिया। ये बाद ये जो रिवॉल्ट भी होता है 1857 में, विद्रोह भी होता है, जिसमें मंगल पांडे, भगत खान, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब जो है क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इसे अंग्रेज क्या करेगा? फॉरेन डोमिनेशन के खिलाफ, लेकिन इसे अंग्रेज पूरी तरह से कुचल देता है इस विद्रोह को और सफल नहीं होने देता है। और इस तरह से इंडिया को इनकॉर्पोरेटेड इनटू ब्रिटिश एम्पायर, एक पूरा ब्रिटिश एम्पायर में बांध देता है, बाय क्रोइंग द ब्रिटेनियन क्वीन विक्टोरिया एज द इम्प्रेस ऑफ इंडिया। और वहाँ के जो रानी थे उसके आधार पे यहाँ पे पूरा एक कर दिया जाएगा और वहीं से अपना क्या राज करते थे। ड्यू टू द रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब अंग्रेज सरकार के रूल के कारण पूरा इंडिया एक हो गया था। इट वॉज टाइड द थ्रेड ऑफ द यूनिटी, एक एकता में बन गया था इस तरह से। इसलिए पॉलिटिकल यूनिटी भी धीरे धीरे इस्टेब्लिश हुआ कंट्री के अंदर। एक राजनीतिक अस्थिरता आया, जो पहले अस्थिरता था अब स्थिरता आया, और डेवलपमेंट हुआ बहुत सारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का, वेस्टर्न एजुकेशन का,
ये सब फाउंडेशन ऑफ द दिस यूनिटी मोर सॉलिड। और ये जो सब चीज़ था यूनिटी का फाउंडेशन आज मजबूत से बढ़ गया। धीरे धीरे अब लोग पढ़ने लिखने भी लगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे तो लगे कि नहीं कहीं न कहीं हम सब एक ही है। ठीक है, इस तरह से पूरा एक यूनिटी बना। बहुत सारे सोशल रिफॉर्म भी लाया, जैसे राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। डिस्ट्रक्शन द इंडिया सेल्फ सपोर्टिंग रूरल इकोनॉमिक, अपने आप को बताया कि कैसे हम अपने आप पे भी अपना जो अर्थव्यवस्था कर ठीक कर सकते हैं, अपने आप खुद से भी निर्भर अपने आप पे रह सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली का भी ग्रोथ हुआ रैपिड तेजी तरह से, वो भी नेशनलिज्म इन इंडिया को राष्ट्र का भावना बढ़ाने में मदद किया। इसी तरह से बहुत तरह ऑर्गेनाइजेशन था, संस्थान है, जैसे आर्यन समाज, परतनाथ समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सभी बहुत तरह का संस्थान जो था जो क्या कर रहा था मूवमेंट को बढ़ाने में और नेशनल एक राष्ट्र का भावना को बढ़ाने में काफ़ी मदद कर रहा था। लीग द सपोर्टेड द नेशनल स्पिरिट ऑलमोस्ट द होल कंट्री, पूरे देश में। बहुत सारे रिवोलेंट्रीज थे, आंदोलनकारी नेता थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अफजल खान। ये सब बहुत सारे नेता थे जो लड़ाई लड़े हमारे स्वतंत्रता के लिए देश को। और फाइनली हम लोग जाके 1947 में हमें क्या हुआ, इंडिपेंडेंस मिला, आज़ादी मिला, स्वतंत्रता मिला। ठीक है, यहाँ पे कुछ डायग्राम दे रखा है हमारे लीडर का, सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो आई होप कि देखो आपको चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे टॉपिक्स में क्या करना था। फिर 4 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जो आपको करना है, तो ये भी हम करा रखे हैं आपको। हम यहाँ से हम देखो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट में है हाउ डज द हिस्ट्री अफेक्ट आवर प्रेजेंट एंड पास्ट। जो इतिहास है हमारा ये प्रेजेंट को और मतलब वर्तमान को और भूतकाल को, जो पास्ट है उसको कैसे अफेक्ट प्रभाव करता है, जो बीत गया। जो प्रेजेंट में हो रहा है, द काउज ऑफ प्रेजेंट इन द इज हिडन इन द हिस्ट्री इट्सेल्फ, यानी कि जो प्रेजेंट में कुछ भी हो रहा है वो हिस्ट्री में ही खुद छुपा हुआ, विच विल बिकम ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यूचर, और जो कि आगे जाके आता है कि क्या फ्यूचर में होने वाला है। एनी इवेंट, कोई भी घटना हो रहा है, हैपेंस एट एनी टाइम, किसी भी समय, वो रिजल्ट होता है किसी न किसी घटने का एन अदर फॉर्म, एंड फ्रॉम दिस वी इम्प्रूव आवर फ्यूचर, और इस तरह से हम अपने फ्यूचर को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यही बताया कि कोई भी घटना हो रहा है किसी न किसी दूसरे घटना का ये कारण होता है, और यही सब चीज़ से हम अपने अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, प्रेजेंट को या भविष्य को। ठीक है, तो ये था हिस्ट्री इस तरह से हमारे अफेक्ट करता है प्रेजेंट को और पास्ट को। अगला क्वेश्चन था व्हाई डिड यूरोपियन मर्चेंट सक्सेस इन एस्टैब्लिश दियर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन इंडिया। जो अंग्रेजी व्यापारी थे, अंग्रेज व्यापारी जो थे, वो भारत में अपना एक पॉलिटिकल राजनीतिक पकड़ कैसे बना पाए बगैर पे। ठीक है, इस तरह से। तो ड्यू टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, बस आप लोग चाहो तो इतना भी लिख सकते हो, ड्यू टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण। ठीक है, ब्रिटिश जो थे यानी कि यूरोपियन मर्चेंट जो था वो सक्सेस, उन्हें सफलता मिला अपना राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाने में। ठीक है, आप लोग चाहते पूरा बना के लिख सकते हैं या छोटा सा भी लिख सकते हो। आफ्टर देन जो था क्वेश्चन थर्ड, व्हाट वे द वेरियस रीजन, क्या कारण था जो राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, जो नेशनल राष्ट्रीय आंदोलन जो था भारत में तेजी से ग्रो कर रहा था, इसका क्या रीजन था। तो फॉलोइंग आर द वेरियस रीजन फॉर द राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। ये सारे बहुत कारण थे नेशनल मूवमेंट बढ़ने का, यानी कि राजनीतिक जो राष्ट्रीय आंदोलन था, राष्ट्र का भावना, उसे बढ़ने का भारत में। पहले तो इंडिया एक वार टाइड इन द थ्रेड ऑफ यूनिटी, एकता के सूत्र में बन गया। सबको लगा लोगों के नहीं अब हम एक है, हमें अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, लड़ना चाहिए, ये भी कारण था। पॉलिटिकल यूनिटी वाज इस्टेब्लिश इन कंट्री, जो कि पहले आप लोग देखे थे इससे पहले क्वेश्चन में कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण ब्रिटिश अपना जो है दबदबा बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे धीरे धीरे पॉलिटिकल यूनिटी हो रहा है, एकता में बढ़ रहे हैं सब लोग, राजनीतिक एकताकरण हो रहा है, जिसके कारण भी नेशनल मूवमेंट इंडिया में काफ़ी सफल रहा। मिडिल क्लास का राइज कर रहे थे, धीरे धीरे बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे थे, उनके अंदर भी राष्ट्र का भावना क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन संस्थान था, जैसे आर्य समाज, इंडियन नेशनल कांग्रेस, etc, ये सब के वजह से भी क्या था, नेशनल मूवमेंट राष्ट्र का भावना बढ़ने में बहुत तेज़ी से ग्रोथ मिला। यहाँ पे है गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द हीरोज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आप लोग लिखे थे, बहुत सारे ये नाम लिखा हुआ है, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बहुत सारे लीडर्स का नाम लिखा, आप लोग लिख देना, आर द हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया।
ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपका काफ़ी यूजफुल रहा होगा और आप लोग चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा था कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने दोस्तों में ग्रुप्स में शेयर करें ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका हमारे साथ जुड़ सके और बेनिफिट ले सके। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।